भर मारो अभियान के राजपूत क्षत्रिय एवं बनुआ भर राजपूत क्षत्रिय कान खोलकर सुन लो। ये भारत है भारत। ये जो घमंड है उच्च होने का, इसे निकाल दो। अब यह ऊंच और नीच का खेल नहीं चलेगा हमारे भारत में, क्योंकि सच्चे भारत के जो सिपाही, सच्चे भारत के लड़ाकू, ये जो भरवंश के भारसीय राजपुत्र हैं, जिस दिन इन्हें और इस देश के लोगों को सही और सच्चाई पता चल गई तो आप नज़र से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अब भी इस घमंड से बाहर निकलिए। भारत देश के निर्माण में एक भूमिका निभाइए। नमस्ते भारत। साथियों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साथियों, मैं एक आज जैसा रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ भारत सरकार का, जो सेंसस ऑफ रिपोर्ट अवध है 1869 का, यानी आज से 150 साल पुराना रिपोर्ट, जो आप अभी मैं बताऊंगा। साथियों, उसे पूरा सुनना। अब पूरा सुन लेंगे तो वह 150 साल की पुरानी जो एक रिपोर्ट है वह आज भी वह सच दिखाई देगी। और ये जो भर मारो अभियान और भरों का एक विलीनीकरण, आज जो भरों की दुर्दशा उस समय थी या आज भी है, इसके कारण जितना बाहरी थे उससे कहीं अधिक यहीं के लोग हैं। इस रिपोर्ट से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा सही में हुआ क्या है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए आप इस रिपोर्ट को मैं बताऊंगा और आप ध्यान से सुनना और समझना, फिर आपके दिमाग में, फिर आपके दिल से फैसला लेना। और साथियों, लगे कि नहीं यह रिपोर्ट लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए, आप इसे शेयर करें और हमारे इस मिशन से, हमारे नहीं आप सभी के, इस देश के, इस भारत के मिशन से जुड़िए, जो हमारा एक हिस्टोरी ऑफ डार्कनेस यानी अंधकारमय इतिहास और द भारसीय भर राजभर फाइल कि किस जो अंधकारमय इतिहास को किस तरह से रखा गया, उसे सामने लाने के लिए आप लोग इस मिशन से अधिक जुड़ेंगे, तभी यह मिशन सफल होगा। क्योंकि हम जाति पाति के लिए यह वीडियो नहीं बनाते हैं, बल्कि उस सच को जो लोग आज भी एक घमंड में हैं और इस खाई को आज भी बना के रखे हैं, उस खाई को खत्म करना है तो उस इतिहास को सामने ला के रखना पड़ेगा, तब जाके लोगों का घमंड टूटेगा। तो साथियों, आइए इस रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट का नाम है द रिपोर्ट ऑन द सेंसस ऑफ अवध वॉल्यूम 1, एक जनरल रिपोर्ट है। और साथियों, ये आप जो विलियम साहब थे, जो चार्ली विलियम्स कहते थे, साथियों उन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा है। और साथियों देखिए, यह लखनऊ प्रिंटेड एट द अवध गवर्नमेंट प्रेस 1869। साथियों, लगभग 150 साल पहले का यह एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है बहुत ही बारीकी और सच्चाई से, साथियों मैं उसी रिपोर्ट को जैसे है उसी तरह आपके बीच रखने जा रहा हूँ। और साथियों, यह किसी 1-2 पेज में नहीं, यह देखिए करीब 4 पेज में है, 4 से 5 पेज में है। और थोड़ा समय तो लगेगा साथियों, लेकिन सुनना जरूर साथियों। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक इस रिपोर्ट को पूरा अगर आपने देख लिया तो सही में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इतिहास क्यों जानना जरूरी है? सही में साथियों, इतिहास तो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि तभी हम
बहुत सी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए साथियों, उस रिपोर्ट में लिखा क्या है। माना जाता है कि अवध में प्राचीन काल में जिन अन्य जातियों का शासन था, जिन अन्य मतलब कई जातियां थी, लेकिन इसमें दिखा रहा अन्य जातियों का शासन था, वे भर हैं जिनकी संख्या अभी 28,886 है। यह कहाँ की है? यह संख्या जो अयोध्या और गोंडा, ये दो एक मंडल पहले हुआ करता था 150 साल पहले, उनकी मिला के इस क्षेत्रों में 28,886 है। हालांकि यह माना जाता है कि वे लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जिनका इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, मिर्जापुर के संभागों में बोलबाला था हजारों साल पहले आक्रमणकारी आर्यों द्वारा। अब साथियों, बार बार जो एक आर्य अनार्य की गुत्थी आती है साथियों, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आर्य और अनार्य की गुत्थी के नाम पर इस देश में बहुत बड़ा एक खेल खेला गया है। तो ये आर्य अनार्य का मुद्दा बाद में, चलिए इसे हम उसी तरह समझते हैं जैसा लिखा गया है। द्वारा इस पुरानी आदिमवासी शासक जातियों को या तो नष्ट कर दिया गया था, या तो गंगा के मैदानों से दक्षिण में पहाड़ों में धकेल दिया गया। यानी कि जो गंगा के मैदान के दक्षिण के साइड, पहाड़ी साइड में उस तरफ इन्हें जो है जाना हुआ, जाने पे मजबूर हुए, जहाँ से वे कुछ समय बाद फिर से उतरे और देशों पर कब्जा किया। यानी फिर से वो कुछ समय के बाद अपनी शक्ति को मजबूत किए और फिर से आए, और जो उन्होंने अपने देश के अलग अलग भागों में इन्होंने कब्जा कर लिया, जिसे लगभग 600 साल पहले उन्होंने दूसरी बार निष्कासित किया गया था। कह रहे हैं कि इन्हें 600 साल पहले लगभग, मतलब ये 1869 में, मतलब ये 12वीं सदी के बाद जब फिर से मुस्लिमों का इस देश में आक्रमण शुरू होता है, तब वही कह रहे हैं कि उसके बाद से फिर इनका जो है निष्कासित किया गया इन्हें। 1865 में जो 4000 के ऊपर की आत्माएं, नहीं कह रहे हैं कि उसमें 4000 के ऊपर जो है लगभग संभवतः ये शिव के समान हो सकती है, मेरा मानना है। यानी ये जो लेखक हैं इस रिपोर्ट को कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि भरों का पहला उल्लेख कर्नल विलफोर्ड द्वारा उन्होंने पवित्र द्वीपों में एक मतलब उन्होंने लेख लिखा है, पवित्र द्वीपों में पश्चिम अनुच्छेद इसका जो भाग दिया हुआ है, इसका एशियाटिक जो रिसर्च एक संस्था थी, तो 1805 में कह रहे हैं कि पहली बार एक विद्वान निबंध किया गया है, मतलब एक विद्वान के द्वारा एक निबंध, एक लेख लिखा गया था, जिसमें जनजाति और स्थानों की गणना की गई है। यानी 1805 में एक उन्होंने जो है 1805 में ही, यानी आज के लगभग समझ लीजिए तो लगभग 200 साल पहले, तो भरों के बारे में उन्होंने पहली खोज की थी। वह एक साथ लेकिन बहुत संक्षेप में कह रहे हैं कि भर का उल्लेख करते हैं जनजातियों के रूप में जो गंगा के प्रांतों में एक बार बहुत शक्तिशाली थी। क्या कह रहे हैं कि गंगा के प्रांतों में बहुत शक्तिशाली थी, जो मिर्जापुर जिले के पहाड़ी जिलों और बनारस, घियालपुर और कुछ हिस्सों के मूल निवासी हैं। भर अभी भी बनारस, गोरखपुर और इलाहाबाद जिले में 1.25 लाख की संख्या है। साथियों, रिपोर्ट में आप पूरा अंत समय तक बने रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ेगी ऐसे ही बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा की गई है। मिर्जापुर के पूर्व की ओर की पहाड़ियों में अभी भी भर राजा हैं। कह रहे हैं उस समय कि पहाड़ियों की ओर जो अभी भी जो है भर राजा हैं, लेकिन गंगा के उस पार जहाँ कहीं भी यह जनजाति मौजूद है, उनकी परिस्थिति बहुत मतलब खराब है, बहुत ही खराब थी। सर एच एलियट का कहना है कि उन्हें राजभर और भरपतवा भी कहा जाता है, और उन्होंने एक बार गोरखपुर से बुंदेलखंड, जैसा कि आपको सभी पता है बुंदेलखंड कौन सा, वही जो आज बघेल डायनेस्टी का नाम आता है, कलिंजर का किला, महोबा, ये सब जो बुंदेलखंड का एरिया है आप सभी को पता है, उसका मैं बता चुका हूँ। यह भी एक समय पूरी तरह से भरों के अधीन था। बुंदेलखंड तक पूरे देश को आबाद किया था, मतलब पूरे देश को उन्होंने
शासन किया था, उसे आबाद किया था, और वहाँ पुराने किलों, तटबंधों, गुफाओं जिनके अवशेष अभी भी मौजूद हैं, और लोकप्रिय रूप से भरों भरों को कहा जाता है कि ये भरों का ही है। देखिए, जब ये लोग रिपोर्ट बना रहे थे तो साथियों, ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों को क्या पता, अंग्रेज क्या देखे थे, लेकिन साथियों उन्होंने जो ज़मीनी स्तर पर जो सर्वे किया तो लोगों ने जो उन्हें बताया, उन्होंने तो वही लिखा है, जो सच था तो वही बताया गया। जब तक कोई चीज़ सच नहीं होती बताया नहीं जाता है। तो साथियों कह रहे हैं, अवध के पूर्व में भर सार्वभौमिक परंपरा का दावा है। मत तो सार्वभौमिक मतलब पूर्ण रूप से एक परंपरा है, एक परंपरा रूप से दावा है कि भरों का एक यहाँ पर भरों का एक बार बोलबाला था। यानी अवध के पूर्व में पूर्ण रूप से यह दावा मिलता है कि भरों का यहाँ एक बार पूर्ण रूप से बोलबाला था, और सब कुछ चाहे वह टीला हो या टैंक या मंदिर या उपवन जैसे जो भी बनाए गए, वो सभी जिस कह रहे हैं कि जिसकी मूल उसकी पुरातनता में छिपा हुआ है। मतलब जो पुराने अवशेष हैं उनकी जो है मूल में यह छिपा हुआ है भरों का इतिहास। कहा जाता है कि यह किसका काम है, उनका काम है, अर्थात यह भरों का काम है। अब साथियों देखिए, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं जायस और सुल्तानपुर, इसे अभी कुशभवनपुर या कसभवनपुर यहाँ पर ट्रांसलेट में हो गया है। कुशभवनपुर और अयोध्या नगर कहे जाने वाले भर कस्बों के स्थलों पर बनाए गए हैं। यानी कि जो पहले का अयोध्या, कुशभवनपुर और सुल्तानपुर अब जाना जाता है, वह सारे वहाँ के जो भी अब बने हुए हैं सारे वो भरों के कस्बों पर हैं। यानी सब भरों के नाम से वो बसाए गए थे। जो मुस्लिम आक्रमण के समय, देखिए, जो मुस्लिम आक्रमणों के समय तक उनके शासन की सीटें थी, अर्थात जब तक 12वीं सदी के बाद जब तक उस क्षेत्र में मुस्लिम पूर्ण रूप से शासित नहीं होते हैं, तब तक यह उनके अधीन थी। किसके? यह भर वंश भारसियों के अधीन थी। साथियों, यही सबसे बड़ा समझने का, अभी तक इसी बात को हमारे भारतीय इतिहासकारों ने सही ढंग से नहीं लिखा कि आप सोचिए कैसे इन 3-4 सालों में वहाँ पे तमाम राजपूत नामक तमाम अलग अलग जो राजपूतों की वंशावलियाँ हैं कहाँ से जन्म ली। आइए साथियों, आगे उसका भी खुलासा है। जायस की मस्जिद एक बहुत ऊंचे टीले के शीर्ष पर बनी है, जहाँ एक बार भर डलमऊ और रायबरेली के मंदिर खड़े थे। यानी कि वहाँ पर जो डलमऊ में एक वहाँ पर कह रहे हैं एक मस्जिद बनी हुई थी, वहाँ पर पहले डलमऊ और रायबरेली के मंदिर खड़े थे। किसके? भरों के। कहा जाता है कि डल और बल नामक के भरों के 2 भाई प्रमुखों ने इसकी स्थापना की थी। अब साथियों, कुछ पासी भाई कहते हैं कि भर राजा डलदेव पासी, कोई प्रमाण नहीं है। साथियों देखिए, इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा गया है कि भर राजा जो ये 2 भाई डलदेव और बलदेव इसकी स्थापना की थी। यहाँ तक कि बरेली का नाम भी इसी भरों के नाम से, पहले बरेली था, बाद में बरेली, फिर बाद में रायबरेली। साथियों आइए आगे, श्री कार्नेगी। साथियों, ये कार्नेगी साहब अभी तक के जितना भी हमने इतिहास पढ़ा, सबसे बारीक से पकड़ने वाले यही हैं, जो इन्होंने सुल्तानपुर सेटलमेंट रिपोर्ट, एक बंदोबस्त अधिकारी थी ये, इन्होंने बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को पकड़ा है। वो कह रहे हैं कि जिला लखनऊ में अमेठी परगना 1550 तक भरों के पास था, जब उन्हें सलेम पार के वर्तमान तालुकादार के जो कह रहे उस समय के सलेमपुर के वर्तमान जो तालुकेदार के पूर्वजों ने निष्कासित कर दिया गया था। कहा जाता है कि बहराइच, देखिए बहराइच, बरेली, भरदोई जिसे भदोही कहते हैं, बनारस जिले के परगने के नाम भर शासक से प्राप्त हुए हैं। साथियों यहाँ पर नोट देखिए, बहराइच, बरेली, भरदोई और बनारस का इन्होंने जिक्र किया है कि ये सब भरों के नाम से। अब बनारस
ये जो बाद में गहरवाल जिसे कह दिया गया है भर राजा बंदार को, वही बंदार या बंदारस जिसे कहते हैं, उन्हीं के नाम से जब बनारस बसा हुआ था। अब चूंकि भर और गहरवालों की एक अलग बुद्धि है, जैसे मैंने कहा है, इसे जल्द ही आपके बीच रखूँगा, लेकिन यह सब चीज़ें आपको समझ में जब आ जाएगी तो वह चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आएगी। तो साथियों देखिए आगे, मिस्टर कार्नेगी के पास इन भर के बारे में एक सिद्धांत है। वे मानते हैं कि वे आदिवासी गैर आर्यन जनजाति नहीं हैं, यानी जो लोग बार बार उन्हें आदिमवासी शासक तो है ही हैं, लेकिन जो इन्हें एक असभ्य और तमाम नामों से जो उन्हें कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि ये गैर आर्यन जनजाति नहीं है, बल्कि क्या है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने एक बात कही है और बहुत ही बारीकी से उन्होंने पकड़ा था, क्योंकि वो इस सच्चाई को जानते थे और इसी सच्चाई को हम लोग नहीं जान पा रहे। इस देश के इतिहासकार जो हिंदी इतिहासकार हैं, क्योंकि ये उसी मानसिकता से घृणित है, इसके लिए इन्हें ये चीज़ें बताने में शर्म आती है। कह रहे हैं बल्कि राजपूतों के वंशज हैं। साथियों जरा ध्यान दीजिएगा इस पे खास करके, वो क्या कह रहे हैं कि आदिवासी गैर आर्यन जनजाति नहीं, बल्कि ये राजपूतों के वंशज हैं, अर्थात ये जो आज के राजपूत हैं ये उनके हम राजपिता हैं। अब साथियों जो सूर्यवंश के दिनों में अयोध्या में शासन करते थे और जो अभिभूत थे और नाग राजाओं द्वारा विजय प्राप्त की, वह स्वीकार करते हैं लगभग 600 साल पहले भारत के इस हिस्से में एक महान परिवर्तन हुआ। कहते हैं कि 600 साल पहले जो वही 12वीं सदी के पास एक महान परिवर्तन हुआ, लेकिन इस सिद्धांत को अधिक आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धांत को अधिक आम तौर पर सभी द्वारा मतलब स्वीकार किया जाता है कि भरों के देश को फिर से जीत लिया गया था और विजयी मुसलमानों से पहले दिल्ली और कन्नौज के पीछे हटने वाले राजपूत जनजातियों द्वारा याद किया गया। देखिए साथियों, कह रहे हैं कि ये जो दिल्ली और कन्नौज पर जब मुस्लिमों का एक प्रकार से शासक हुआ, तो वहाँ से जो राजपूत पीछे हटे हैं उनके द्वारा यह याद किया जाता है। यही तो साथियों खेल है, जब सारे लोग वहाँ पीछे हटे हैं तो फिर इन्हीं भर, जैसा कि आप सभी को पता है, सारे लोगों की हिस्ट्री इन्हीं भरों से मिलती है और फिर यहीं पर लोगों ने भरों के यहाँ नौकरी किया है, भरों के साथ मिले हैं, भरों के साथ रोटी बेटी का संबंध किया। यहीं से जो बहुत से भर इसमें विलीनीकरण हो गए, बहुत से भर यहीं से पहले से तो थे ही, लेकिन बाद में ही 12वीं सदी के बाद बहुत से भर ये इन्हीं राजपूत अलग अलग वंशावली के नाम से अलग अलग कहानियाँ गढ़कर इसी में विलीन हो गए हैं। साथियों आगे हेनरी एलियट साहब ने भी देखिए क्या कह रहे हैं, भारत के पूरे उत्तर को प्रभावित करने वाले एक महान संगठन के रूप में वर्णित किया गया है और कई जनजातियों को उन पदों पर रखने के लिए समाप्त किया गया है जो अब वो धारण करते हैं। ये कह रहे हैं कि उन कई जनजातियों को, एक नहीं कई जनजातियों को उन पदों पर रखने के लिए समाप्त किया गया है जिन पर अब कौन, ये जो वर्तमान राजपूत हैं वो अब उस पद को धारण करते हैं। न तो धार्मिक सुधार से कम न ही अधिक। उस समय तक अवध के निवासी कई पीढ़ियों तक बौद्ध रहे थे। अब आगे साथियों देखिए पुरानी बात हो रही है। अवध के जो निवासी कई पीढ़ियों तक बौद्ध रहे थे। उन्होंने जब बौद्ध धर्म को त्याग दिया और जाति और नस्ल के सभी भेदों के साथ एक सुधारित ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, एक बाद में बौद्ध और शैव तमाम धर्म, इस देश में एक धर्म की लड़ाई बहुत हुई है और यहीं से जो इसी धर्म की लड़ाई के बाद जो बहुत से लोग बौद्धिस्ट थे या उस समय जो यहाँ पर आए हैं, उसी समय ये भेदभाव उस तरह से ये चालू हुआ। अब साथियों आगे देखिए,
मतलब कह रहे हैं आगे अपना लिया, इसलिए इस समय से जातिगत भेदों को फिर से मान्यता दी जाने लगी, क्योंकि जो लोग यहाँ से यहाँ आए या दूसरे लोग और लोग जो परिवर्तन हुए, तो वहीं से एक जो है अलग अलग भेदभाव शुरू हुआ। बहुसंख्यक वर्ग को सामाजिक स्तर पर उठाया गया, सामाजिक स्तर पर उठाया गया और राजपूत कुलों के रूपों में स्वीकार किया गया। देखिए कह रहे हैं कि वहाँ से जो बहुसंख्यक वर्ग यहाँ पर विलीन हुए, तो वो उन्हें राजपूत कुलों के रूप में स्वीकार किया गया, और कुलों का मतलब अलग अलग वंशावलियों रूप में स्वीकार किया गया, और अल्पसंख्यक अपनी पूर्व स्थिति में, देखिए परंतु जो वर्ग नहीं विलीन हुए वो अल्पसंख्यक रूप में बने रहे, उनके वंशज अभी भी भर के अपने पुराने नामों से जाने जाते हैं। यानी हम आप जो अभी बचे हुए भर हैं, उन्हीं भरों के वंशज जो उस भर नाम को, फारसी भर वंश को जो अभी भी हम लोग बरकरार रखे हैं, यही कड़ी साथियों हम ही भर हैं जो इन सभी राजपूत क्षत्रियों की अक्ल को ठिकाने लगाएंगे। जी हाँ साथियों, यही फारसी भरवंश है जो इन सभी के इतिहास की एक कड़ी है, इस भारत के इतिहास का एक मजबूत पहलू है। साथियों आगे आइए, इसलिए कि वर्तमान राजपूत वंश, साथियों ध्यान दीजिए, देखिए इसलिए कि वर्तमान राजपूत वंश भर हैं, जो कह रहे हैं कि वर्तमान राजपूत वंश हैं वो क्या है, भर ही हैं, और वर्तमान भर राजपूतों को नीचा दिखाते हैं। अर्थात जो वर्तमान जो भर राजपूत, यानी कि एक राजपूत जो वो उस राजपूतों में जो राजपूत वंशावलियों में विलीन हो गए, और कह रहे हैं कि ये जो वर्तमान भर राजपूत को नीचा दिखाते हैं, यानी जो दूसरे भर राजपूत के रूप में, भरों के रूप में रह गए, ये उन्हीं को नीचा दिखाने का काम किए। अब उन्हीं का ये कहीं न कहीं एक प्रकार से अपने ही भाइयों का ये प्रकार से उनके ऊपर बहुत ही इन्होंने समझ लीजिए अत्याचार किए हैं साथियों। तो ऐसे लोगों को क्या छोड़ दिया जाए? ऐसे अब क्या बताएं साथियों, इतना गुस्सा आ रहा है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को क्या छोड़ दिया जाए? नहीं साथियों, ऐसे लोगों का कच्चा चिट्ठा, चाहे वह, मैं इसीलिए इन्हें पहले ही कहा कि बनुआ भर, इन्हें इसलिए कहा कि सुधर जाइए। देखिए कितनी बड़ी ये इतिहास की एक ऐसी हिस्ट्री कोई भी भारतीय इतिहासकार इसे नहीं लिखा। क्यों लिखेगा? क्योंकि वो उसी मानसिकता का है, उसके अंदर निष्पक्षता नहीं है। इसीलिए साथियों मैं निष्पक्ष रूप से इस बात को रखता रहूँगा, चाहे वह गद्दार भर ही क्यों ना हो। देखिए भर कभी गद्दार नहीं है, जो भर के रूप में है वह कभी गद्दार नहीं, वह अन्य रूपों में भले गद्दारी किया हो, अन्य नामों से बनकर, लेकिन जो भर बनकर रहा उसने हमेशा लड़ा है, हमेशा लड़ा है, कभी किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। वही तो कट्टर भर हैं, और वो आज भी हैं, और वही सारे लोगों की पोल खोलेंगे। साथियों आगे देखिए, जातियों और धर्मों के खूनी संघर्ष के बिना ऐसा सामाजिक परिवर्तन इतिहास में एक समानांतर के बिना है, या कम से कम प्राचीन इतिहास में ऐसा प्रतीत होता है कि सभी भारतीय पुरातत्ववेत्ता इस बात से सहमत हैं। सभी भारतीय पुरातत्व जो वेत्ता हैं, जो सभी भारतीय पुरातत्व आर्कोलॉजिकल सर्वे के जितने भी विद्वान हैं, सभी इस बात से सहमत हैं कि बौद्ध धर्म का पतन और ब्राह्मणवाद की अंतिम विजय वर्षों, पीढ़ियों, शायद सदियों तक चले लंबे घातक युद्धों के बाद संपन्न हुई है। यानी कई सौ वर्षों तक इन दो धर्म के बीचों में एक बड़ी संघर्ष हुई है, और अवध और गोरखपुर के मैदानों में बौद्ध धर्म के अंतिम प्रयासों का गवाह माना जाता है, और धीरे धीरे हिमालय के पहाड़ी की ओर लौट रहे हैं। और इन लंबे युद्धों से इतने तबाह हो गए थे, इसके बाद संभवतः भर फिर से पहाड़ों से गंगा के दक्षिण अवध में निर्जन मैदान में उतरे, जहां उन्होंने दूसरे हिंदू या राजपूत उपनिवेशों के समय तक, कह रहे हैं कि ये दूसरे जो राजपूत और हिंदू उपनिवेश, जब बाद में ये उपनिवेश 12वीं सदी के बाद जब ये सब उपनिवेश के रूप में यहाँ पर आए हैं, तब तक ये शासन किए।
अवध राज्य में सभी महान राजपूत परिवारों की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परंपराएं। देखिए, कह रहे हैं कि अवध राज्य में सभी महान राजपूत परिवारों की सार्वभौमिक रूपों से स्वीकृत परंपराएं हैं, उनके द्वारा स्वीकृत की जाती है, जिन्होंने लगभग 24-25 पीढ़ी पहले देश में प्रवेश किया और विजय प्राप्ति की। देखिए साथियों, सबसे बड़ा झोल है इन लोगों ने 24-25 पीढ़ी पहले उन्होंने बताया। कब? 18वीं सदी में। 12वीं सदी तक इनकी 24-25 पीढ़ी खत्म हो जाती है। अब 12वीं सदी के बाद किसी की वंशावली किसी के पास नहीं है। उसके बाद कहाँ चली जाती है इनकी वंशावली? सीधे रामायण महाभारत, सारे लोग फिर वहीं से जाके जुड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा झोल है। 12वीं सदी के बाद किसी का ना तो इन्हें खुद इतिहास पता है, ना तो इनकी वंशावलियों का पता है। अब इसी से आप समझ जाइए कि कहानी क्या है, इतिहास का सच क्या है। अब साथियों कह रहे हैं कि प्रवेश किया और विजय प्राप्त की। 600 से 650 साल पहले यह जिन नस्लों पर उन्होंने विजय प्राप्त की उनका सफाया कर दिया। वो कौन थे? कह रहे हैं कि वो भर थे। अब ये लोग कहते हैं कि हमने 650 साल पहले इन भरों को हमने सफाया कर दिया और 25 पीढ़ी इनके बाद में कुछ कहानी भी नहीं मिलती है। साथियों, यहीं पर सबसे बड़ा झोल है। यह विपरीत सिद्धांत की तुलना में फिर भी कह रहे हैं, यह सिद्धांत विपरीत तुलना में लग रहा है, लेकिन फिर भी अधिक संभावित प्रतीत होता है कि भर और राजपूत वास्तव में एक हैं। देखिए साथियों, कितनी बड़ी बात। यानी अवध के पूरे उत्तर भारत के कह रहे हैं कि यह भले सिद्धांत लग रहा है एक विपरीत, लेकिन वास्तव में यह संभावित है कि भर और राजपूत वास्तव में एक ही है, जिसका खुलासा मैंने इसके पहले रिपोर्ट में किया था कि या राजपूत तो भर हैं या भर तो राजपूत हैं। दोनों एक दूसरे को अपने आप में बस एक कहानी, झूठी कहानी के द्वारा एक आज भी एक उच्च सर्वश्रेष्ठ होने का जो एक खेल चल रहा है राजपूत क्षत्रिय का, उसी खेल, ऊंच नीच के खेल में अपने ही देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर डाले इन गद्दारों ने। मैं इनको तो गद्दार कहता हूँ कि हमेशा प्रांत, अब देखिए कह रहे हैं वास्तव में एक हैं और कि वो हमेशा प्रांत में एक साथ रहते हैं और कि वे शांतिपूर्वक बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद में परिवर्तित हो गए। मतलब ये जो बौद्ध धर्म के बाद जो एक जिसे एक ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म जो भी कह लें, ये उसमें सब परिवर्तित हो गए और अपनी मर्जी से। अब चूँकि यहाँ पे साथियों इन लेखकों ने एक शैव धर्म जो था, इनसे भारतीयों की इन लोगों से एक चीज़ छूट गया है, कहीं न कहीं इन लोगों से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है साथियों, वो गुत्थी हम लोग सुलझा लेंगे। और अधिक सामान्य सिद्धांत की पुष्टि के रूप में मुझे श्री रिकेट्स द्वारा इलाहाबाद की जनजातियों, साथियों एक अंतिम, थोड़ा और समय लगेगा साथियों, लेकिन रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों कह रहे हैं कि वो जो रिकेट साहब थे इलाहाबाद का, उन्होंने एक रिपोर्ट की थी। वो कह रहे हैं बहुसंख्यक भर को सामाजिक स्तर पर, सॉरी साथियों फिर से वही पेज आ गया। हाँ, कह रहे हैं कि गंगा के पूर्व और जमुना के दक्षिण में आदिमवासी शासक भर थी। ये कहाँ की? इलाहाबाद की रिपोर्ट में बात कही जा रही। उत्तर पश्चिम और अंत में जौनपुर के राजा कौन है? जो जौनपुर के राजा सरकी था, जिसे कहते हैं कि भरों का होली के दिन एक बात आती है। तो साथियों यह एक अंतिम भर मारो अभियान का एक अंतिम मिशन था, जो 14वीं शताब्दी में जो जौनपुर से डलमऊ तक एक साथ में हुआ था, जिसमें इलाहाबाद वगैरह सारे जगह का कड़ी आती है, एक साथ में हुआ था। कहते हैं कि उस आक्रमण में इनको वहाँ से हटा दिया गया और आक्रमणकारियों ने भर के किलों पर कब्जा कर लिया। अवध में हिंदू मोहम्मद के भीड़ से, मतलब उनके आबादी से धीरे धीरे वहाँ पर ख़त्म हो गए। इस अलग अलग विजय की सीमाओं को स्पष्ट रूप से आज तक मौजूदा तालुकाओं में देखा जा सकता है और प्रत्येक मुख्य रूप से
सफल आक्रमणकारियों के प्रत्यक्ष वंशजों द्वारा काटे गए। कह रहे हैं कि जो अभी मौजूदा तालुकेदार हैं, कह रहे हैं उनके अगर उनका अवलोकन करते हुए जो उनके पूर्व वंशज थे वो उनके द्वारा इन्हें जो है काटा गया या मारा गया। इनमें आगे आक्रमण या विजय की कोई परंपरा नहीं है और हमारे समय तक बसे हुए प्रतीत होते हैं, यानी अंग्रेजी हुकूमत तक ये बसे हुए प्रतीत होते हैं और अबाधित बिना किसी बाधा के ये लोग बने हुए हैं। वे अस्तित्व की उस उतार चढ़ाव, कह रहे वे अस्तित्व के इस उतार चढ़ावों के बीच जो सभी परिवार परंपराओं को कमज़ोर करते हैं। गंगा के उत्तर में लेकिन भरों के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है। कह रहे हैं कि भरों के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है, जिसके 2 रिपोर्ट हैं। एक कि वे लगभग सभी जौनपुर आक्रमणकारियों द्वारा काट दिए गए थे, दूसरा कि वो पूर्व में पलायन कर गए और बुधो परगना में पड़ोसी प्रमुख जो भी वे थे से कुछ क्षेत्र प्राप्त किया। कई बाजारों और गांवों में अंतिम महानतम भर राजा इलाहाबाद की बात हो रही है, लीली राजा लीली। साथियों यह भी एक बहुत ही, इलाहाबाद में इनका नाम आज भी है, भर राजा लीली के नाम से है। टोंस नदी के दक्षिण में खैरागढ़ के परगना में पुराने भर किलों और कस्बों के अवशेष असमान नहीं हैं, जहां अधिक सभ्य इलाके से निकाले जाने के बाद भी भर लंबे समय तक अविचलित वहां पर रहे हैं। अब वे अंततः मांडा के राजा, अब साथियों मांडा के राजा के पूर्वजों द्वारा यही गहरवाल, जिसका मैं अभी आगे भांडा फोड़ने वाला हूँ, ये भर ही थे, कौन थे ये भर ही थे या कौन थे, इसका आगे मैं ज़बरदस्त खुलासा करने वाला हूँ। तब तक अभी जो लिखा है इसमें हम उस चीज़ को जानते हैं। इन इलाकों से निकाल दिए गए या प्रेरित थे। देखिए दोनों चीज़ इसमें कह दी गई है। कुल मिलाजुला कर भरों की हिस्ट्री बहुत ही एकदम गंभीर, जो एक अनसुलझी थी। मुझे तो लगता है 150 साल पहले ही सुलझा दी गई, बस इसे लोग समझने वाले समझ नहीं पाए। साथियों अरैल और बराह परगना में भर भी थे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के उत्तरी जिलों के चुत्री कौन है, हिंदू को कहते हैं, चुत्री हिंदुओं ने मुहम्मदन आक्रमणकारियों के अनुयायियों, मतलब ये कह रहे हैं चतुरी हिंदी और मुसलमानों के साथ मिलकर उन्हें बेदखल कर दिया गया था। शायद मैं यह बताने के लिए बहुत लंबा हो गया, जो लेखक हैं इस रिपोर्ट के कह रहे हैं कि शायद मुझे यह बताने के लिए बहुत लंबा हो गया हूँ, बहुत काफ़ी उन्होंने एक बड़ा उदाहरण दे दिया कि अब एक पुरानी जात के बारे में क्या जाना जाता है, लेकिन कुछ मौजूदा जातियों का इतिहास उनके इतिहास में विलीन हो जाता है। कह रहे हैं कुछ मौजूदा जातियों का इतिहास उनके इतिहास में विलीन हो जाता है, जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। साथियों कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इस रिपोर्ट में कह दी गई है, और आज तक हमारे ही तमाम समाज के लेखक भी इस बात को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो लोग भी किसी न किसी एक धार्मिक विचारधारा से ग्रसित, एक सोच से ग्रसित निष्पक्ष उन्होंने कभी इतिहास नहीं लिखा। 3 प्रभावशाली स्थानीय जातियां या कबीले भर के साथियों एक अंतिम मिश्रण का दावा करते हैं। असंख्य या प्रभावशाली नहीं हैं, वे भूमि के मालिक हैं। रक्त, ये कौन, किसके रक्त, ये भुरार, गहरोर और टिकैत हैं। यही गहरोर या गहरवार या जो भी कह लें, टिकैत हैं। 2 पूर्व उच्च जातियों के बीच जो आमतौर पर जमींदार हैं, और इस जिले के दक्षिणी भाग, यानी उस समय अंग्रेजी हुकूमत तक की बात कह रहे हैं ये, और एक जोड़ने वाली कड़ी प्रतीत होती है, वो हीन जातियाँ जिनका बहुत दास्तां है। कह रहे हैं जिन्हें आज हीन जाति के रूप में इन्हें माना जाता है, उनकी बहुत दास्ताएँ, बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी स्टोरी है। टिकैत कई हैं और बहुत प्रभाव रखते हैं। वे 3 में से एक के वंशज हैं। चौहान नेता एक भर प्रमुख के अधीन हैं,
देखिए चौहान नेता नाम नहीं बताया उन्होंने, एक भर हो सकता है इनकी न बताने की मजबूरी रही हो, उन लोगों ने कहा हो हमारा नाम ना बताइए। एक भर जो है भार या भर प्रमुख मुखिया के वे अधीन हैं। इनमें से एक चौहान ने अपने मुखिया की एक बेटी को उठा ले गया, अर्थात जो है वहाँ से उन्होंने शादी किया। इस मिश्रित गठबंधन के उम्मीदवार टिकैत हैं, मतलब इस जो मिश्रित गठबंधन हुआ कि भर और चौहान का, उसमें से ये कौन है, टिकैत है। और अभी भी उस भर प्रमुख की संपत्ति के एक हिस्से के मालिक हैं। मतलब जब तक ये रिपोर्ट लिखी जा रही थी तब तक कह रहे थे कि ये अभी भी उन्हीं भर प्रमुख, अब उस भर प्रमुख का नाम नहीं दिया गया, या भर राजा लीली है या कौन है, या घर वालों में से जो भी हैं, कह रहे हैं कि ये उन्हीं के हिस्से की एक मालिक हैं। साथियों, अभी आपने अगर पूरा रिपोर्ट सुना होगा तो जरूर आपके समझ में आ गया होगा क्या खेल आपके आज की दुर्दशा का क्या कारण है, और इन भर भारसियों, वीर लड़ाकू कौम, मार्शल कौम के साथ कैसे कैसे खेल हुए हैं। अब साथियों आप सोचिए, आपका दुश्मन जो आज लोग आपको मुस्लिम मुस्लिम कह के, हिंदू मुस्लिम कह के जो आपको भ्रमित करते हैं, अब सोचिए आपका सही दुश्मन कौन है। या आप फैसला करिए, आपका पतन का कारण जितना उन्होंने भर मारो अभियान चलाया था, उसमें कहीं न कहीं दोषी यही के लोग हैं। और साथ ही इसलिए आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप इस रिपोर्ट को जितना अधिक से अधिक हो सके यार शेयर करो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह एक रिपोर्ट है, आंख खोल देने वाला एक रिपोर्ट है। बाकी वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, वह आपके ऊपर आधारित है कि आप क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नमस्ते भारत, जय जय शिव शक्ति, जय सुहेल देव।